हाँ बच्चों चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट हो गया, कैपेसिटर हो गया, आई होप। और आज अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का पेपर हुआ, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी आए आपके सबके, सब बहुत खुश होंगे, है ना? तुमको क्या लगा, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, ऐसा लगा था क्या? अरे बेशर्मो सुधर जाओ। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा दिखेगा, फॉर्मुलाज थोड़े बहुत दिखेंगे, बट नो वरीज, मैं सारी ड्राइव कराऊंगा, सब अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, नवीं या 10वीं क्लास में शायद एक चैप्टर होता था मैग्नेट, होता था ना? मैग्नेट पढ़ा था, वहां पे मैग्नेट में क्या किया था कि एक वायर था, वायर को बैटरी से जोड़ा, बैटरी के साथ की लगाई और वायर को सर्किट कंप्लीट किया, की को ऑन किया, करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया, वायर के आसपास क्या कर दिया, आयरन डस्ट, लोहे का बुरादा फैला दिया, फूक मार दी। आयरन डस्ट लोहे का बुरादा फैला दिया, फूक मार दी, है ना? क्या देखा, थोड़ा आयरन डस्ट उड़ गया, और जो थोड़ा बहुत आयरन डस्ट था वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में सेट हो गया, और वहां पे खुश हो गए, हमने बोला अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दीदी डर गई, दीदी डर गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसा ही था। ठीक है, तो वहां पे मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया था कि भैया अगर कोई करंट है, करंट फ्लो हो रही है, तो हमने चारों तरफ आसपास जैसा भी है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, वहां पे थोड़ा बहुत आइडिया लगा था मेरे को। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, करंट जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। आई बात समझ में? करंट फ्लो हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। ठीक है, अब उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, किस जगह पर कितना होगा, ये सब समझाएंगे हम लोग, समझेंगे इस चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। आगे बात समझ में? तो सबसे पहला टॉपिक लिखते हैं बायो सावर्ट्स लॉ। देखिए, बायोट सावर्ट्स लॉ। ठीक है, बायोट सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना, कनो भाई ध्यान देना। ठीक है, ये एक कोई वायर था, है सब, इस वायर में करंट फ्लो हो रही थी आई, करंट फ्लो हो रही थी आई। ठीक है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल। इस डीएल से, सुनिएगा भाई, इस डीएल से आर डिस्टेंस पर, इस डीएल से आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है कि डिस्टेंस और आईडीएल ये जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो बायट सावर्ट्स ने बोला इस आइडियल को इस चैप्टर में हम लोग बोलेंगे करंट एलिमेंट। क्या कहेंगे भाई? करंट एलिमेंट। आइडियल को क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट। इस आइडियल से आर डिस्टेंस पर, कौन सी आर डिस्टेंस, जो आइडियल और आर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी। हाँ भैया आप बोलेंगे बी, अरे बी बी मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, एम क्यों नहीं है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है तो मैग्नेटिक फील्ड एम होना चाहिए। नहीं भाई, एम कुछ और होगा, अगले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। बेसिकली अगर मैं और ज्यादा अच्छे से बोलूं तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों दुखी है? कोई बात नहीं, अगले पेपर में इंप्रूव कर, दोबारा ले लूं करंट का पेपर? कब? अरे कल परसों नहीं, थोड़ा टाइम लेके लूंगा, थोड़ा टाइम लेके लूंगा। और इस बार मुझे ये एक्सक्यूज मत देना कि पढ़ा नहीं था, मुझे कोई एक्सक्यूज मत देना, पढ़ा नहीं था, पढ़ के देना। ठीक है, हाँ। तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आइडियल के। समझ में आया? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइन थीटा के। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आर स्क्वायर के। तीनों को कंबाइन कर दे भाई, तो बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बी इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यार ये कहां से आया? चांदनी ध्यान दे बेटा, कोई बात नहीं, अगले पेपर में मार्क्स लेकर आना, अभी तो ध्यान दे, इसको भी खराब करेगी क्या? ध्यान दे इधर। हाँ, बी मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लॉ, कोई भी कानून जो है वो कैसे बनाया, कोई भी एक्सपेरिमेंट बार बार किया, और एक्सपेरिमेंट बार बार करके जो जेन्युइन ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे एक रिलेशन समझा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। आगे बात समझ में? तो बी इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हमेशा कांस्टेंट लगना चाहिए, लगता है, यहां पे कांस्टेंट लगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन
आर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इस छोटे से करंट एलिमेंट आइडियल से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आई क्या भाई? ये जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कितनी वैल्यू होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये जो बी है, ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो एस आई यूनिट होगा वो होगा टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। ठीक है? टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बहुत सारी इस पे वर्क किया था, उसी के यहाँ पे नाम रखा है टेस्ला। आ गया समझ में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी से उतारिए, डायरेक्शन समझेंगे यहां पर आगे। जल्दी देखिए। हाँ भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस चैप्टर में हम लोग इसे वेक्टर की तरह डील कर, ऑब्वियसली बात वेक्टर ही है तो वेक्टर की तरह डील करेंगे। तो एक तरीका तो मैं यहां से निकालता हूं, बट उसके बाद मैं एक शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा और वो ज्यादा यूज करने वाले हैं हम लोग। आगे बात समझ में? ध्यान दीजिए। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूं एक तरह से, तो वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिए, बी कितना था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा था। पक्की बात है? मैंने क्या किया? मैंने आर से मल्टीप्लाई किया और आर से डिवाइड किया। कर सकता हूं क्या? आर से मल्टीप्लाई किया और आर से डिवाइड किया, तो ए बी साइन थीटा क्या हो गया? ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए बी साइन थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी ये हो जाएगा आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो जो बी वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। समझ में आया? अब भाई पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था तो मैंने वहां पे वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना सिखाया था। याद है या भूल गए? कितने लोग को याद है? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल भैया इस चैप्टर में भर भर के यूज आने वाला ही है, इसलिए अभी एक बार सिखा देता हूं मैं, समझ लेना उसे। अभी एक बार सिखा देता हूं, ध्यान से समझ लेना। जिसको नहीं आता ध्यान दीजिए। ये उतार लीजिए, पहले फटाफट उतार लीजिए, जल्दी कीजिए। और फटाफट एक क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना सीखिए, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकालना सीख लेंगे। देखिए एक क्रॉस बी का डायरेक्शन फटाफट समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए भाई। देखो यारों, सपोज ये वेक्टर है कोई ए वेक्टर और ये वेक्टर है कोई बी वेक्टर। ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर। ये एंगल हो गया थीटा। आपको बोला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है आपको। तो जो वेक्टर बॉस, जो वेक्टर आगे लिखा होता है उस पर रखते हैं हम लोग फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, और जो वेक्टर पीछे लिखा होता है उसकी तरफ हम उसे कर्ल कर देते हैं। जो वेक्टर पीछे लिखा था उसकी तरफ हम लोग कर्ल कर देते हैं। एक की तरफ रखो उंगलियां, उसे मोड़ो बी की तरफ, नहीं मुड़ रही, ऐसे रखने की कोशिश करो। ए पे रखो उंगलियां, उसे मोड़ो बी की तरफ, नहीं मुड़ रही, ऐसे रखो। तो ए पे रखी उंगलियां, उसे बी की तरफ मोड़ा, थंब किधर गया? अरे बाबा बाहर आया। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आया? बाहर की तरफ। अगर बी क्रॉस ए पूछा जाता तो बी पे रखता उंगलियां, उसे ए की तरफ मोड़ता, नहीं मुड़ रही, ऐसा सकता। बी पे रखी उंगलियां, उसे ए की तरफ मोड़ा तो बी क्रॉस से किधर गया? इनवर्स। तो ए क्रॉस बी अगर बाहर तो बी क्रॉस से किधर है? अंदर की तरफ है। तो यहां पर इस पॉइंट पर अगर मैं सुनना इस पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आइडियल वेक्टर पे रखो उंगलियां, मोड़ो किधर की तरफ? आर की तरफ। तो आइडियल वेक्टर है, ऐसे रखी मैंने, ऐसे रखी मैंने, मुड़ रहा है क्या आर की तरफ? नहीं मुड़ रहा। ऐसे रखो, मुड़ रहा है क्या? नहीं मुड़ रहा। ऐसे रखो, मुड़ रहा है क्या? मुड़ जाएगा। आइडियल वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर ऐसे, थंब किधर गया? अंदर की तरफ। यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा परपेंडिकुलर इनवर्स। और इस चैप्टर में परपेंडिकुलर इनवर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस से। क्रॉस का मतलब, जैसे क्रॉस भी का मतलब तीर की तरह अंदर घुस गया, डॉट का मतलब तीर की तरह बाहर आ गया। तो यानी परपेंडिकुलर इनवर्स
टू द प्लेन। आगे बात समझ में। और अगर कहीं पर डॉट की मैं बात करूं तो वो होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द प्लेन। आगे बात समझ में। तो इस चैप्टर में क्रॉस होगा परपेंडिकुलर इनवर्ट्स टू द प्लेन और डॉट होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द प्लेन। समझ में आ रहा है क्या सभी को? जल्दी से बना लीजिए इसे। तो ये तो एक प्रॉपर मेथड था, बट यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज करते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक समझेंगे फटाफट, जल्दी करिए। चलिए शॉर्ट ट्रिक समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने की, डायरेक्शन निकालने की, वही यूज करेंगे। तो लिखिए फटाफट, short trick to find the direction of magnetic field, short trick to find the direction of magnetic field। फटाफट लिखिए, short trick to find the direction of magnetic field। दो चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पढ़ने वाले हैं भाई, सबसे पहला पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर ध्यान से देखिए। सपोज ये कोई वायर है, ठीक है साहब। इस वायर में ऐसे करंट जा रही है आई, इस वायर में करंट जा रही है ऐसे आई। तो देखिए ये वायर है, ये वायर है, इसमें करंट कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ। तो हम लोग हमेशा यूज करने वाले हैं राइट हैंड। क्या यूज करने वाले हैं? राइट हैंड। तो स्ट्रेट वायर में हमारा जो थंब होगा वो शो करेगा करंट को, और हमारी जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी वो शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। स्ट्रेट वायर में थंब क्या शो करेगा? करंट को, और कर्ल्ड फिंगर्स शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। सपोज ये है, ये है, ये है, ये है। स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर फॉर्मेट में होगा। स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर फॉर्मेट में होगा। अभी ध्यान दीजिए, इस वायर में सपोज करंट जा रही है ऊपर, इस वायर में करंट जा रही है ऊपर, तो थंब राइट हैंड का थंब किधर रखूंगा मैं? करंट की डायरेक्शन में। तो करंट कैसे? ऐसे। तो कर्ल्ड फिंगर्स कैसे घूमी? ऐसे घूमी ना, दिख रही है घूमती हुई। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे सर्कुलर फॉर्मेट में होने वाला है। आगे बात समझ में। सपोज करंट नीचे जा रही होती, सपोज करंट नीचे जा रही होती तो थंब को रखता करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कैसे कर्ल्ड होता? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा होता। ये समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? तो देखिए यहां पर करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और यहां निकल के बाहर आएगा। तो इस साइड हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर होगा, और यहां पे हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर होगा। आगे बात समझ में। आगे बात समझ में। करंट ऐसे, इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर निकल के बाहर। ठीक है क्या? दूसरा मैं बात करूंगा कॉइल की वजह से, ड्यू टू कॉइल। ड्यू टू कॉइल में हम लोग उल्टा काम करते हैं। हमारी जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी, हमारी जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी वो कर्ल्ड फिंगर्स शो करेंगी करंट को, और जो हमारा थंब होगा वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए सपोज ये एक कॉइल है, इस कॉइल में करंट जा रही है ऐसे, राइट हैंड यूज करना है। कर्ल्ड फिंगर्स क्या शो करनी चाहिए? करंट। तो कर्ल्ड फिंगर्स कैसे गई? विनीत ध्यान दे रहा है ना? कहीं और ध्यान नहीं दे रहा? देख रहा हूं मैं। कर्ल्ड फिंगर्स कैसे जाएंगी? ऐसे जा रही है। तो थंब किधर आया? बाहर की तरफ। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डॉट। आगे बात समझ में। सपोज ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट जा रही है ऐसे, करंट ऐसे जाए तो कर्ल्ड फिंगर्स को कैसे रखना है? करंट की डायरेक्शन में। तो थंब किधर गया? अंदर की तरफ। थंब अंदर गया, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इनवर्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। जल्दी से उतारिए इसे फटाफट। दो लाइन लिख लीजिए जल्दी से, दो लाइन लिखिए फटाफट, जल्दी से दो लाइन लिखिए, वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। जल्दी लिखिए, सुनिएगा 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 सुनिएगा। नोट लिखिए सबसे पहले, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट लिखना भाई, क्या बैठ के आसपास देख रहा है? नोट वन लिखिए फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड on the extended line, magnetic field on the extended line of any wire, magnetic field on the extended line, क्या लिखवाया मैंने? of any wire remains zero, remains zero due to that wire, remains zero due to that wire। ये क्या बोल रहा है भाई? समझो।
समझो 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 समझो, ध्यान से समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लो। देखो क्या कह रहा है भाई, ये एक वायर था, है ना भाई, ध्यान समझना, ये एक वायर था। अब अगर यार आपको पूछा है, इस पॉइंट पर पूछा है, इस पॉइंट पर पूछा है, ठीक है, तो सपोज ये वाला एंगल कितना था, थीटा, और अगर ये आर था तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये 1 बोल दिया मैंने, तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा होगा, होगा क्या? अब सपोज यार आपसे ना, सुनना प्लीज, ध्यान दो यार, इस पॉइंट पे पूछ लिया, दिख रहा है यहां पे, किस पे पूछा, इस वाले पॉइंट पर, समझ आया क्या? तो यहां पर जो आईडीएल का डायरेक्शन होगा वो भी इधर ही है, और जो आर का डायरेक्शन होगा वो भी इधर ही है, तो यहां पे आईडीएल और आर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हुआ क्या? अरे समझ में आ गया, आईडीएल और आर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0, साइन 0 कितना होता है, 0, तो अगर ये पॉइंट 2 है तो जो B2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, किसकी वजह से, साइन 0 की वजह से। सपोज आपको इस पॉइंट पर पूछा होता तो आइडियल ऊपर जा रहा है और आर जो है वो ऐसे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 180 हो जाएगा, और साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया क्या, समझ में आया? यानी किसी भी वायर की वजह से उसकी एक्सटेंडेड लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा 0 होता है। समझ में आया क्या? ये फर्स्ट पॉइंट था, जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाओ, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड नोट लिखिए फटाफट, सेकंड नोट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field due to the straight wire, magnetic field due to the straight wire, magnetic field due to the straight wire remains in the form of, magnetic field due to the straight wire remains in the form of concentric circles, in the form of concentric circles, comma, comma, in such a way, comma, in such a way that wire is placed at the center of the circles, wire is placed at the center of the circles and perpendicular to the plane of the circle, and perpendicular to the plane of the circle। सुनिए यारो क्या कह रही है, ओ यारो ध्यान दो, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल, लिख लिया? देखो बाबा ध्यान दो, ये कोई वायर है, सुनना, ये कोई वायर है, ऐसे रखा हुआ है, प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट कीजिए सभी लोग, सभी लोग, ये कोई वायर है, ये बोर्ड के या प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, दिख रहा है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है सपोज आई, कैसे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, कैसे हो रही है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, वायर रखा हुआ है ऐसे लंबा, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, करंट कितना जा रही है, बाहर, अरे ये रहा वायर, करंट जा रही है बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे सर्कुलर होगा, ठीक है, ऐसे सर्कुलर होगा। तो यार देखो, सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे सर्कुलर होगा, ऐसे सर्कुलर होगा, तो ये हो जाएगा बी का डायरेक्शन, ठीक है। तो सपोज ये R1 डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, अगर R2 डिस्टेंस की बात करूं मैं, तो थोड़ा और बड़ा सर्किल, या सोनो कंसेंट्रिक सर्किल, R3 डिस्टेंस की बात करूं मैं, तो थोड़ा और बड़ा सर्किल, आ रही है बात समझ में? यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ ये रखो, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस टाइप से कंसेंट्रिक सर्किल्स के फॉर्मेट में होता है। आगे बात समझ में? अब यार अगर आपको सपोज यहाँ पे ये B1 हो गया, सपोज यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड B2 हो गया, सपोज यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड B3 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगा वो ऐसे सर्कुलर फॉर्मेट में जाएगा। अब जैसे आपको पूछा कि यार भाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसका जो डायरेक्शन होगा सर्किल के टेंजेंट के अलोंग होगा। अरे हाँ या ना बोलो, पक्की बात है। तो सपोज आपको सपोज इस पॉइंट पर पूछा, तो आप क्या करो, ये तो हो जाएगी उस सर्किल की रेडियस, और जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्किल के टेंजेंट के लॉन्ग, और सर्किल की रेडियस और टेंजेंट जो होते हैं हमेशा आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा B3 डायरेक्शन, B3 वेक्टर का डायरेक्शन। सपोज आपको पूछा यहां पर क्या होगा, सपोज आपको पूछा यहां पर क्या होगा, तो यहां पर क्या करो आप, ये तो हो जाएगी सर्किल की रेडियस, क्या हो जाएगी उस सर्किल की रेडियस,
और जो टेंजेंट होगा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। अरे तू कहां जा रहा भाई, ये लो, ये हो जाएगा वहां पर B1 वेक्टर का डायरेक्शन, और ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। आगे बात समझ में, पक्की बात है। तो यानी किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उस सर्किल पे टेंजेंट डाल दूंगा, और जो टेंजेंट और रेडियस होगी वो हमेशा आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है आगे वाले सवालों में। तो दोनों नोट समझ में आ गए, जल्दी से बना लीजिए इसे भी। लिखिए, टॉपिक लिखिए फटाफट, टॉपिक लिखिए जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अच्छा प्यारा सा डेरिवेशन है, जितने भी जेई वाले बच्चे हो वो इस प्यारे से डेरिवेशन को जरूर समझिएगा, पूरा अच्छा सा डेरिवेशन है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है साहब, देखिए क्या कह रहा है ये, ध्यान समझिएगा। ये एक वायर है, ठीक है साहब, स्ट्रेट वायर है, मुझे इससे परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आगे बात समझ में। और इस वाले वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है आई, जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, आई। अगर मैं बात करूं तो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगा उसमें परपेंडिकुलर इन्वर्ट जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह दो तीन कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। वहां पे अपन दो कंपोनेंट निकाले थे, एक निकाला था वायर के परपेंडिकुलर और एक वायर के पैरेलल, है ना, जरूरत नहीं है ना। समझ में आया ना। अब देखिए आपको क्या क्या गिवन और है। आपको ये गिवन है कि ये वाला जो एंड है और ये वाला जो एंड है, इस लाइन से ये एंगल बना रहा है θ1 और ये एंगल बना रहा है θ2। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको आई गिवन है, आपको डी गिवन है, आपको θ1 गिवन है और आपको θ2 गिवन है। समझ में आता है क्या इतना, समझ में आता है क्या इतना। अरे यार ऐसा डेरिवेशन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया है। क्या करेंगे, वाई डिस्टेंस पे dy लेंथ एलिमेंट लेंगे, पक्का लेंगे, वही करने वाले हैं। तो देखो प्लीज शांति से देख लो, बाद में बताते रहना। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, बहुत हंस रहा है क्या तू, सबसे हंसमुख आदमी तो तू ही है यहाँ पे, तेरा नाम ही चेंज करके हंसमुख लाल रख देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, वाई डिस्टेंस पे एक dy लेंथ एलिमेंट ले लिया, वाई डिस्टेंस पर एक dy लेंथ एलिमेंट ले लिया। ठीक है साहब, अब अगर मैंने ऐसा किया है तो देखिए इस dy से ये जो पॉइंट है, इस dy से ये जो पॉइंट है, ये सपोज r डिस्टेंस पर है और ये जो एंगल इसको मैंने बोल दिया फाई, इस एंगल को क्या बोल दिया मैंने, फाई। ठीक है, क्या समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात सुनिएगा प्लीज। बायट सावर्ट्स ने क्या बोला था, अगर कोई आइडियल करंट एलिमेंट है, यहां पे करंट एलिमेंट क्या हो गया, IDY, उससे r डिस्टेंस पर, ये होगी r डिस्टेंस, कि IDY और r डिस्टेंस के बीच का एंगल कितना है, फाई। तो इस IDY की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDY sin फाई अपॉन r स्क्वायर। अरे गोले बोल रहा कितना होगा, जल्दी सुना मेरे को, कितना होगा, क्या नीचे क्या देख रहा है, बता बता बता, हाँ इनटू, अरे जल्दी बोलता, सुबह पनवेल निकलना है, जल्दी बोल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDY sin फाई अपॉन r स्क्वायर। तो भैया बायट सावर्ट्स ने क्या बोला, उसने बोला बायट सावर्ट्स लॉ, क्या बोला उसने, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDY sin फाई अपॉन r स्क्वायर। होगा क्या, होगा क्या। अब यार मेरे को क्या है, मेरे को ये है कि भैया मुझे एंगल थीटा में चाहिए, फाई वाई में तो नहीं चाहिए। इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा, इस एंगल को क्या बोल दिया मैंने, थीटा। आगे बात समझ में, इस एंगल को क्या बोल दिया मैंने, थीटा। तो अगर मैं यहां से बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो देखो ये एंगल कितना है, फाई, ये एंगल कितना है 90 और ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो इस ट्रायंगल से अगर मैं बात करूं तो एंगल फाई प्लस एंगल 90 प्लस एंगल थीटा मस्ट बी 180
तो यहां से जो फाइव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। फाइव कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहां से जो डी बी आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन ऑफ फाइव। फाइव कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मुझे आर निकालना है, तो इस ट्राइंगल से पाइथागोरस लगा दूं, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दूं, तो ये हो गया y, ये हो गया r, ये हो गया d। तो आर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आगे बात समझ में, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आई बात समझ में आया इतना, ठीक है। अब यार तो यहां से जो dB का जो वैल्यू हो गया वो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पूरे वायर की वजह से चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इसे इंटीग्रेट पर इंटीग्रेट करूंगा तो यार सुनो, ये dy एलिमेंट थोड़ा नीचे लूंगा तो y भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा। अरे भाई दो चीजें चेंज हो रही है, दो वेरिएबल आ गए, एक इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, मैं कर चुका हूं पहले भी। तो इस ट्रायंगल से अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल से अगर मैं बात करूं तो tan थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे देखिए tan थीटा जो हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है y, बेस कितना है d, तो tan थीटा जो हो जाएगा y बाय d। तो यहां से जो y हो जाएगा वो हो जाएगा d टाइम्स ऑफ tan थीटा। दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट को डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये हो जाएगा dy बाय d थीटा इज इक्वल टू d कांस्टेंट बाहर, tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा उधर चला गया। तो dy कितना हो जाएगा d टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया सभी को। आगे देखिए तो यहां से जो dB हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dy वो रहा, dy हो जाएगा d टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा, i एज इट इज dy इज इक्वल टू d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये cos थीटा एज इट इज अपॉन y स्क्वायर एज इट इज, है ना। ना 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 y की जगह रख दूंगा मैं d tan थीटा, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर। आई बात समझ में भाई। तो यहां से जो dB जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा गया, एक डी से डी कट गया। तो यहां से जो dB आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, वहां क्या बचा cos थीटा डी थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी cos थीटा डी थीटा। अगर मुझे पूरे वायर की वजह से चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा क्या, हाँ या ना बोलो। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, cos थीटा की लिमिट लगाऊं, cos थीटा की लिमिट लगाऊं। अभी समझो ये वाला एलिमेंट अगर मैं यहां लिया होता तो थीटा कितना होता 0। अगर ये एलिमेंट मैंने यहां लिया होता, ये एलिमेंट ये वाला एलिमेंट मैंने यहां लिया होता तो थीटा कितना होता 0। यहां लिया होता तो थीटा का वैल्यू कितना होता θ2, कितना होता θ2। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। ये एलिमेंट अगर यहां होता तो थीटा का वैल्यू कितना होता θ2, यहां पर लिया होता तो थीटा कितना होता 0। बट वायर ऊपर भी तो है, अरे वायर ऊपर भी तो है और 0 तो यही हो गया, तो ऊपर वाले के लिए मुझे लिमिट्स नेगेटिव में लेनी पड़ेंगी। तो अगर ये एलिमेंट अगर मैंने ऊपर लिया होता तो थीटा का वैल्यू कितना होता -θ1, कितना होता। ये चीज समझ में आ गई ना कैसे हुआ। अगर भाई ये एलिमेंट अगर मैंने एग्जैक्टली यहां लिया होता तो थीटा का वैल्यू कितना होता 0। ये एलिमेंट अगर मैंने यहां लिया होता तो थीटा का वैल्यू कितना होता θ2। बट वायर ऊपर भी तो, इस एलिमेंट को ऊपर लूंगा तो 0 क्रॉस करके ऊपर निकल रहा हूं तो कितना होगा लिमिट -θ1। समझ में आया। तो लिमिट्स लगा दी मैंने -θ1 से +θ2, -θ1 से +θ2। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा। हाँ हाँ हाँ, अरे cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता था, बेशर्मो सुधर जाओ, मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। कितना होगा cos थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा, लिमिट्स आर -θ1 से
प्लस थीटा 2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा 1, साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर हो गया तो प्लस हो गया, तो जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इस फॉर्मूले पे थोड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D अपन अगली क्लास में करते हैं और बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज।